जब कोई स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। अगर उन सवालों का सही तरीके से उस बच्चे को जवाब मिल जाए तो वो सिलेक्शन इजी तरीके से ले सकता है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकता है। तो आज जो भी बिगनर्स है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, या वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर मैं आपके हर डाउट का आंसर देने वाला हूँ। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। भाई ट्रस्ट कर लेना, मैंने अपने सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे, आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। बस आपको एक सही रणनीति से पढ़ना पड़ेगा और एक सही डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। आज मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देने आया हूं जो आपके मन में चलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना साल गुजार देते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करेंगे फर्स्ट टाइम में, इसकी पूरी रणनीति को समझेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वो सवाल कौन कौन से होते हैं या ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो बच्चा करता है। देखो, आप पढ़ सकते हो, आपके सामने मैंने कितने सारे सवाल लिख रखे हैं। क्या एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए हमें कोचिंग जरूरी है? क्या एसएससी सीजीएल हम सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं? एसएससी सीजीएल निकालने के लिए राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कितना हमें समय लगता है? कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले करना चाहिए? कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए? बेस्ट टीचर कौन है? क्या यूट्यूब से हम पढ़ सकते हैं? सोर्सेज क्या है? इन सब चीजों के ऊपर मैं आपके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सवाल नंबर 2 के ऊपर लेकर जाऊंगा। भाई, क्या यहाँ पर कोचिंग जरूरी है एसएससी सीजीएल के लिए? क्या मैं एसएससी सीजीएल सेल्फ स्टडी से निकाल सकता हूं? देखो भाई, आप एसएससी सीजीएल सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हो, लेकिन बात यह है कि अगर आपको सेल्फ स्टडी में एसएससी सीजीएल निकालने में 3 साल या 2 साल लग रहे हैं, वहीं किसी की गाइडेंस में एसएससी सीजीएल आप 1 साल में निकाल सकते हो। यानी कि समय का बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है सेल्फ स्टडी से और किसी की गाइडेंस में। तो दूसरे सवाल का आंसर है कि हां, आपको कोचिंग लेनी चाहिए। एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं? यस, क्रैक कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, बिगिनर के लिए क्या राइट स्ट्रेटेजी होती है, ये पूरी की पूरी मैं वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूं, तो मैं इसको आपको बताऊंगा। अच्छा, कितने घंटे हमें एसएससी सीजीएल या कितना समय हमें एसएससी सीजीएल निकालने के लिए लग जाता है? देखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको हो सकता है कि एसएससी सीजीएल निकालने में आपको 2 साल भी लग जाए, आपको 3 साल भी लग जाए, और आपकी किस्मत अच्छी है तो आप 1 साल में भी इस एसएससी सीजीएल को निकाल सकते हो। लेकिन आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हो, थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा है, मेहनती हो, तो आप इसको 1 साल में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला भी है, और ऐसे भी बच्चे हैं जो 20-20 साल की एज में, 19-19 साल की एज में एसएससी सीजीएल निकाल चुके हैं। दूसरी चीज, हमें किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए सबसे पहले, इसके ऊपर भी पूरा वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, इस बात को मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली आप 7 से 8 घंटे अगर आप देते हो तो आप 1 साल में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल निकाल सकते हो। डेली 7 से 8 घंटे पर देना रेगुलर है, कभी भी कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेस्ट टीचर कौन है? देखो, सारे के सारे टीचर जो भी है वो सब टीचर बेस्ट है, सब टीचर बेस्ट है, लेकिन आपको यहां पे बेस्ट टीचर का पता कैसे चलेगा, वो आपको अपने अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। जैसे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बेसिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं और सीधा सीधा डायरेक्ट फैक्ट पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा बेसिक एक्सप्लेन करते हैं और आपको चीजें समझा रहे होते हैं। लेकिन हमें बेस्ट कैसे पता चलेगा? आप यहां पर जो भी आपको 3-4 टीचर या 3 या 4 टीचर आप देखो, लो, उनका कोई भी एक टॉपिक लो और उस टॉपिक की तीनों चारों की वीडियो देखो। और यहां पर एक बात ध्यान करना, टीचर चूज करते टाइम ना तो आपको उसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ने हैं, ना आपको यह देखना है कि वीडियोज पे कितने व्यूज हैं। आप रैंडमली 3-4 टीचर को देखो, या हो सकता है आप 5 को देख लो। जब आपको लगने लगी भाई ये टीचर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मुझे चीजें एक्सप्लेन कर रहा है और मुझे चीजें समझ आ रही है, तो वही टीचर आपके बेस्ट है, चाहे वो मैथ्स के हो। देखो, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं अपने बारे में भी नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी और के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं।
चाहे वो आपके इंग्लिश के हो, चाहे वो आपके रीजनिंग के हो, और चाहे वो आपके जीएस के हो। इन सभी के टीचर आप कहां से, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तीसरा, क्या यूट्यूब चैनल पर हम इसके रिसोर्सेज के लिए फॉलो कर सकते हैं? हाँ भाई देखो, ध्यान से बात समझना, यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट बिखरा हुआ मिलेगा, एक जगह वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे, तो बहुत ही रेयर ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जहां पे आपको वो कंटेंट सीक्वेंस में मिल रहा होगा और जिसमें आपको ढूंढने में समय लगेगा। बेहतर है आप इन टीचर्स को सर्च करो, जो भी टीचर आपको पसंद आए आप उस टीचर की क्या करना स्टार्ट कर दो, एप्लीकेशन जाओ, अपना कोर्स परचेज करो और अच्छे से उस कोर्स को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या हमें मॉक टेस्ट कब देने चाहिए। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं क्योंकि अभी हम चीजों को कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट हमें कभी भी स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम मॉक टेस्ट दें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि 70% सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप 70% स्कोर कर पाओगे और आपका कोई कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मान लो आप 50% सिलेबस कंप्लीट है, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, आपके नंबर ही नहीं आएंगे, फिर मॉक टेस्ट देने का मन भी नहीं करेगा। तो आपको मिनिमम 70% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में यहां पे आपको क्या करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी मैं वीडियो में पूरा का पूरा बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, आप यहां पर किसके बारे में तैयारी करें, हम तैयारी करें एसएससी सीजीएल के बारे में। आपको बता दूं एसएससी सीजीएल में हर साल लगभग 15 की वैकेंसी आती है। अभी भी आपकी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है और जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 12,256 है। ये पक्का बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी नहीं दी। यहां पर आपको जो सैलरी है वो 60,000 से 90,000 तक मिलने की संभावना है। डिपेंड करता है कि आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, आपके मार्क्स कितने आते हैं। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है, इस साल भी आप फॉर्म भर सकते हो, अपना अटेम्प्ट देके देख सकते हो। क्योंकि यहां से आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा, कुछ आपका जाने वाला नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आप बिगनर्स हो तो भाई अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करो। और आपको मैंने बोला मिनिमम 1 साल समय लगेगा आपको एसएससी सीजीएल निकालने के लिए। अगर कोई बोल रहा है 3 महीने में निकाल देंगे, 4 महीने में निकाल देंगे, 6 महीने में निकाल देंगे, 6 महीने तो भाई सिलेबस कंप्लीट करने में आपको लग जाएंगे। तो सोचो 6 महीने में कैसे एग्जाम निकाल पाएंगे। जो भी आपको ऐसी सलाह दे रहे होंगे वो गलत सलाह दे रहे हैं, आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और इन गलत डायरेक्शन में ले जाने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। ध्यान से बात समझो। अगर देखो मैं यहां पर बात करूं, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज हमारी जो है मई का महीना चल रहा है, आज हमारी जो डेट है वो 29 मई है। तो इसके फॉर्म 25 मई से भरे जाने स्टार्ट हो चुके थे और आपके जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो भर सकते हो। जो पेपर है उसकी संभावना है कि अगस्त से सितंबर महीने में हो जाएगा। सितंबर में चांसेस इसके ज्यादा है और सितंबर के फर्स्ट वीक में इसके पेपर होने के चांसेस ज्यादा है। जो मेंस है वो 2026 के दिसंबर महीने में होने की संभावना है। अब देखो, अब आप अगर YouTube पे जाओगे, अब आपको एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, 75 डेज लेफ्ट, मिनिमम 75 डेज लेफ्ट, और सब आपको 75 डेज की रणनीति बना रहे होंगे। मैं आपको बोलूंगा वो 75 डेज की रणनीति उस स्टूडेंट के लिए होगी जो एडवांस एस्पिरेंट्स हो चुका है, यानी कि जिसने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, जिसने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, जो प्रैक्टिस कर चुका है, अब उसको एसएससी सीजीएल देना है। तो मैं पहले उस बच्चे को बता दूं, अगर वो देख रहा है तो ध्यान से बात समझ लेना कि आपको अभी फोकस करना है, अपने प्रैक्टिस पर फोकस करना है, वो भी पीवाईक्यू की। यानी कि पीवाईक्यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है, जो पेपर है वो 50%, तो भाई मैथ्स में तो 70% और रीजनिंग में तो 70% कि उसके जैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम 10 से 15% क्वेश्चन होते हैं जो नए पैटर्न के होते हैं, लेकिन 70 से 80% मैथ्स और रीजनिंग में वही मिलेगा आपको। अब जीएस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है और इंग्लिश में भी आपको सेम क्वेश्चन 40% तक देखने को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए जरूरी है। रिवीजन इसलिए जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है वो मिस ना हो जाए, तो रिवीजन भी आप कर लेना। उस रिवीजन में आप शॉर्ट नोट्स बनाना और मॉक टेस्ट के साथ में एनालिसिस करना
और बेफिक्र होके किसी की भी इस टाइम फालतू की चीजें मत सुनना। आप इन बातों पर ध्यान देना, आपका सिलेक्शन के होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और उम्मीद यही है कि अगर आपने इनको अच्छे से इन 75 दिन में इन्हीं चीजों को अच्छे से कर दिया तो सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बिगनर के लिए। भाई जो बिगनर बच्चा है ना, अगर वो ये 75 डेज वाली लोगों की वीडियो देख रहा है तो वो अपना टाइम खराब कर रहा है। आपको बता दूं, अगर आप बिगनर हो तो आपको मिनिमम 1 साल का समय लगेगा एसएससी सीजीएल क्रैक करने में। और जब आप 1 साल उसको मेहनत करके दोगे तो तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इस 1 साल को आपको कैसे करना है इस बात को समझ लो। धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। सुनो ध्यान से, देखो पहले आप एक बात समझना, एग्जाम का जो लेवल होता है एसएससी सीजीएल का, तो आपका जो एग्जाम का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। अब आप सोचो, इजी टू मॉडरेट अगर एग्जाम का लेवल है, एग्जाम का हार्ड लेवल नहीं है, तो आप ये बताओ आप हार्ड पढ़ के करोगे क्या? पहली चीज, आपको हार्ड चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत टफ चीजों की ओर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर आप 85% तक स्कोर आप रो मार्क्स कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मान लो अगर 5% हार्ड आ भी रहा है तो आपके पास फिर भी 95% बच रहा है जो इजी टू मॉडरेट है, उसमें से 85% आपको मार्क्स करने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि इसकी सेम प्रिपरेशन होती है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, सेम प्रिपरेशन होती है। आप प्री की ऐसा मत करना कि पहले आपको कोई बोले कि नहीं तुम प्री की तैयारी कर लो और फिर तुम मेंस की तैयारी करना। नहीं भाई, अगर प्री निकल भी गया तो फिर आपका मेंस नहीं निकलेगा। दोनों की एक साथ तैयारी करना है। एक साथ तैयारी का मतलब पहले आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, रिवीजन को और मॉक टेस्ट को, जो मैंने आपको बच्चों को बताया था। ठीक है, आपको दूसरी चीज को यह बात ध्यान रखना है, जब आप किसी भी टीचर को चूज कर रहे होगे या उसका कोर्स परचेज कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लेंदी कोर्स को आपको क्या करना है, स्किप कर देना। लेंदी कोर्स का मतलब क्या है? जैसे आप देखोगे भाई मैथमेटिक्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में एक एक चैप्टर को 100 घंटे में करा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं वहां से 4 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 4 क्वेश्चन। 4 भी नहीं आते, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही आते हैं। मैक्सिमम बोल रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन आते हैं। आप ये बताओ, इन 3 क्वेश्चन के लिए 100 घंटे पढ़ रहे हो भाई, 100 घंटे। मैथ्स का पूरा पूरा कोर्स लोगों ने 500 600 घंटे में करा रखा है। नहीं भाई, ये 500 600 घंटे के कोर्स आपको परचेज ही नहीं करने हैं, ध्यान रखना है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, कितना भी फेमस अपने आप को ना बता रहा हो, चाहे इंडिया का बेस्ट टीचर बता रहा हो, कोई भी बता रहा हो, आप 600 घंटे का कोर्स पूरा ही नहीं कर पाओगे। आप रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, किसी को कुछ भी नहीं पता। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो या वो जीके हो, बहुत लंबा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको फोकस करना पड़ेगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट के लिए। आपको बेसिक आइडिया चीजें देखनी है कि बेसिक चीजें क्या है। आपको एक बार मैथमेटिक्स का बेसिक सीखना है, क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। लेकिन अगर आप सोचो आपको एक ही टाइप के 20-20 क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊं तो आप ये बताओ, आप रटना सीख जाओगे, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना नहीं सीखोगे। आपको खुद से सोल्व करना सीखना है। तो यहां पे आपको लेंदी कोर्स को स्किप कर देना है, ये चीज आपको समझनी है। बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर, देखो बिगनर के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, इस बात को समझना। देखो, आप किस सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, ये मायने रखता है आपके लिए। मैं ये बोलता हूं, आप सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पर हम टारगेट करते हैं, मान लो सिलेबस को 6 महीने में कंप्लीट करने का। भाई हम 6 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, 6 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब यहां पर ध्यान रखना, आप हमेशा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट कितना भी वीक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप जब शुरुआत करोगे एसएससी सीजीएल की तैयारी करने की तो आप इन दोनों सब्जेक्ट से करना, रीजनिंग से और मैथमेटिक्स से। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब बच्चों का अच्छा होता है और कम समय में कंप्लीट कवर किया जा सकता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और सिलेक्शन लेने में हेल्प देता है। और मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये 2 सब्जेक्ट करना। इन दोनों सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का एक सबसे बढ़िया रास्ता इसलिए बता रहा हूं मैं
क्योंकि आपको पता है इन दोनों सब्जेक्ट में आपको स्पीड की जरूरत हैगी, और स्पीड आप तभी ला पाओगे जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, बहुत मेहनत कर रखी होगी। तो अब टारगेट हमारा ये रहेगा कि 6 महीने हमें करना है, और जो डेली क्लास है वो 4 घंटे क्लास ले सकते हैं, मान लो 4 घंटे। अब जब आपने 4 घंटे क्लास लेनी स्टार्ट करी और हमने इस रीजनिंग की बात करी, आपने 2 घंटे क्लास ली रीजनिंग की, ठीक है, 2 घंटे क्लास ली रीजनिंग की, तो मैं ये बोलता हूं कोई भी कितना भी अच्छा रीजनिंग पढ़ा रहा हो 90 घंटे में रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा देगा आपको। और 2 घंटे आप क्लास ले रहे हो, और 2 घंटे क्लास ले रहे हो, तो 45 दिन 45 डेज के बाद में आपकी रीजनिंग समाप्त हो जाएगी, और 45 डेज के बाद में रीजनिंग समाप्त हो जाएगी, यानी कि 90 आवर में आपका रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 45 के डेज के बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग के तब तक आपके नोट्स भी बन चुके होंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यहां पे इसका क्या करना है, इसके PYQ और आपको इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है साथ के साथ में। ठीक है भाई, आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो चुका है 45 दिन में, और उसी स्टार्टिंग आपने किसकी की थी, मैथ की थी। मैथ की स्टार्टिंग जब आप करोगे, और मैं बोलता हूं 2 घंटे आप मैथ को दे रहे होंगे, 2 घंटे मैथ को दे रहे होंगे, तो मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने में, और यहां पे सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, साथ में प्रैक्टिस और PYQ क्वेश्चन भी करने हैं। तो आप देखो यहां पे टोटल 150 दिन आपको लगेंगे, और 150 दिन में जाके आप 300 घंटे का आप किसी का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, कोई भी हो। 300 घंटे मैक्सिमम है, मोर देन सफिशिएंट है कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए SSC CGL के मैथमेटिक्स के, क्योंकि लेवल बहुत हाई फाई नहीं आ रहा है। अब आप ये बात समझो, आप दिन में क्या कर रहे थे, 4 घंटे तो क्लास ले रहे थे, मान लो आप 4 घंटे क्लास ले रहे थे, मान लो उन क्लास के शॉर्ट नोट्स, ऐसा नहीं करना, नोट्स ऐसे नहीं बनाने थे कि जो जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन करने, नहीं, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बनाने थे, और हर टाइप के मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन लिखने थे, तीसरा क्वेश्चन उस टाइप का नहीं लिखना था। तो आप इन 4 घंटे की क्लास के नोट्स बैठ के पहले क्लास देखो, और फिर बैठ के नोट्स बनाओ, तो दोबारा भी क्लास आप देख पाओगे, तो आप 2 घंटे में ये नोट्स बना पाओगे। और फिर एक एक घंटा दो रिवीजन को, 2 घंटे, तो आपने देखा मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, 8 घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हो मैक्सिमम टाइम। जब मैक्सिमम टाइम 8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो, 45 दिन आपके ये हो गए, और आपका किसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रीजनिंग का। अब आप इंग्लिश को स्टार्ट कर दो, 2 घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हो, 2 घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हो, तो इंग्लिश में आपको कितनी भी इंग्लिश पढ़ा रखी हो, कितनी भी जबरदस्त इंग्लिश पढ़ा रखी हो, आपको जो सिलेबस है वो मैक्सिमम 150 आवर्स के में कोर्स में क्लास में कंप्लीट करा रखा होगा। और 150 आवर में कंप्लीट करा रखा होगा, तो आप देखोगे 150 आवर हो जाएंगे 75 डेज में। आपके 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो चुका होगा, और इंग्लिश कंप्लीट हो चुका होगा, और आपका समय हुआ होगा 45 और 75 120 दिन, और 120 दिन का मतलब 4 महीने समाप्त हो चुके होंगे। और इस 4 महीने में आपने देखा होगा कि आपका मैथमेटिक्स का भी सिलेबस लगभग 60% कंप्लीट हो चुका होगा। अब बारी आती है आपकी किसकी, रीजनिंग की। अब इन दोनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, और आप यहां पे GS GK की क्लास रेगुलर रखना। जब ये क्लास रेगुलर रखोगे, तो आप इस बात को समझ लो कि यहां पर ये क्लास आपको कभी भी स्किप नहीं करनी। इसका रिवीजन, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको रेगुलर रखने हैं। और कब तक रखने हैं, ये आपको टिल एग्जाम तक रखने हैं, तब ही जाके आप GS में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये पढ़ने का तरीका हुआ। और जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई हो, या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाए, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, और GS तो रेगुलर पढ़नी है, उसके साथ में आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर देना। तो अब मैं ये बोलता हूं, आपको 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 मंथ हो चुके हैं, और 6 मंथ में मैंने आपसे पूछा रीजनिंग कंप्लीट, आपने बोला यस सर। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बोला यस सर। प्रैक्टिस आपने बोला यस सर। मैथ्स कंप्लीट सर, मैथ कंप्लीट यस सर। इंग्लिश कंप्लीट, आप बोलोगे यस सर, इंग्लिश भी कंप्लीट। क्या बचा, GS। भाई GS आपको रेगुलर ही पढ़नी पड़ेगी, ये टिल एग्जाम आपको रेगुलर पढ़नी पड़ेगी, टिल एग्जाम। अब देखो 6 महीने में आपका क्या होगा मेरे भाई, 6 महीने में जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा।
और सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ में आपने क्या किया होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन की होगी और जो सी टेस्ट टीचर्स ने आपको दी होगी उसकी प्रैक्टिस की होगी। अब 6 महीने के बाद में आप इस बात को समझना, 6 महीने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को समझना है। कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने आपके सिलेबस कंप्लीट करने के हो गए। नेक्स्ट 3 मंथ आपको क्या करना है, आपको बार बार उनका रिवीजन करना है, बार बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं और यहां पे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। कैसे? टॉपिक वाइज। कुछ लोग बोलेंगे कि आप यहां से अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, नहीं अभी समय नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का। अब आपके क्या हो गए, 9 महीने हो गए। जिसको जल्दबाजी है वो यहां से ही सीधा सीधा इस वाले पार्ट पे जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मैं बोल सकता हूं। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 3 महीने में डेली मॉक टेस्ट का एनालिसिस और उसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट। अब ध्यान से बात समझना, अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से पढ़ाई कर ली, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 साल के बाद वो कोई भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देगा, 100% वो एग्जाम को फोड़ देगा, सिलेक्शन ले लेगा। और फिर एक जगह सिलेक्शन नहीं होगा, हर एग्जाम में सिलेक्शन होगा, हर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। तो आपको पहले आप सोचो, जितनी शानदार आपको इमारत बनानी है उसकी नींव उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन लेने के जो आपके 3 स्टेप है, उन 3 स्टेप के बारे में मैंने आपको बताया। पहला स्टेप है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सर हमें हैंड रिटन नोट्स बनाने, और नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बताया। नोट्स बनाने का सही तरीका देख लो भाई, नोट्स कैसे बनाओ। आप ऐसा मत करो जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो सब कुछ चेपते रहो, तो फिर तो आपको नोट्स बनाने के लिए 4-5 कॉपी भर जाएगी एक एक सब्जेक्ट के लिए। नहीं, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, क्योंकि वो इतने बड़े नोट्स हो जाएंगे आप पढ़ नहीं पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करने हैं, जैसे मैथ्स या रीजनिंग हो गए, टाइप वाइज चीजों को समझना है, ठीक है। जीएस में आपको कभी नोट्स नहीं लिखने हैं। क्यों नहीं लिखने हैं? क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, वो पीडीएफ निकालो, उसमें आप हाइलाइटर से उनको मार्क करते रहो, यही चीजें आपको करनी है। डेली अपना क्या करो, डेली अपना सेट रखो, एक टारगेट रखो, गोल रखो। अगर आप 2-2 घंटे रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, एक गोल को कर सकते हो, छोटे छोटे गोल अचीव करना स्टार्ट करो। आप देख लो, मान लो भाई मैंने क्या करना है, आज ये टॉपिक के 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, मान लो किसी भी टॉपिक के 100 क्वेश्चन, तो वो छोटे छोटे टारगेट करके उसको कंप्लीट करो, ठीक है। और ध्यान रखना, आप यहां पे हमेशा संडे और सैटरडे को रिवीजन जरूर करना, उस टारगेट के साथ में रिवीजन जरूर करना जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो। चलो, दूसरी चीज स्टेप 2 क्या हुआ, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, आपने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाए, और जैसे ही आपने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाए उसके बाद में आपने क्या किया, फाइनल स्टेप हो गया, आप मॉक टेस्ट लगाओ और उनका एनालिसिस करो। अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, समझना ध्यान से। मैथ्स में आपको मैं बता दूं, मैथ्स में आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आप एसएससी में आप सीएचएसएल दे रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, आप सिलेक्शन पोस्ट दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। और 25 क्वेश्चन 15 मिनट में वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसकी स्पीड बहुत खास हो, बहुत जबरदस्त हो, जिसको क्वेश्चन टिप्स पे आ रहे हो, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो। अगर आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो सीपीओ के एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 15 मिनट में, 30 मिनट में करने हैं। और 50 क्वेश्चन 30 मिनट में किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 30 मिनट में नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, डिपेंड करेगा आपने मेहनत कितनी की है। अब मैथ्स पढ़ने का पहले आप सही तरीका जान लो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो आप नए बच्चे हो, आपने क्या किया, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, आपने किसी भी टीचर की एक परसेंटेज की वीडियो उठाई
और परसेंटेज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं बोलता हूं ठीक है, परसेंटेज से 90% टीचर आपको परसेंटेज से पढ़ा रहे होंगे। कोई आपको टाइम एंड वर्क से पढ़ा रहा होगा, कोई आपको परसेंटेज से पढ़ा रहा होगा, कोई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से पढ़ा रहा होगा, कोई एवरेज से पढ़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो हर टॉपिक में एक नया बैच ला रहे होंगे, और जब हर टॉपिक में नया बैच ला रहे होंगे तो वहां पर आपको उसी टॉपिक में लपेट लिया जाएगा जो वो पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको समझदारी दिखानी है। समझदारी दिखानी है क्या? पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। बेसिक कैलकुलेशन में क्या है? आपको टेबल आनी चाहिए, आपको स्क्वायर आने चाहिए, आपको क्यूब आने चाहिए। यहां पे साथ के साथ में आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, आपको क्यूब रूट आने चाहिए, यहां तक कि आपको ऐसे नंबर जैसे अंडर रूट 7 हुआ, इसका भी स्क्वायर रूट आना चाहिए, आपको अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। यानी कि जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनका भी स्क्वायर रूट आना चाहिए। इनका भी रोल है कैलकुलेशन को आसान बनाने में। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन, सीपीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें इनका यूज हुआ है और दिया नहीं गया है इनका वैल्यू क्या है। उसके बाद में आप डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना स्टार्ट करो। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि आपको टेबल आया, स्क्वायर आया, क्यूब आया, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना स्टार्ट करो। क्यों पढ़ना स्टार्ट करो मेरे भाई? आपको अगर मान लो आप एसएससी सीरीज में 25 क्वेश्चन दे रहे हो, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डिजिटल सम से हो जाएंगे, और एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो यूनिट डिजिट से हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे, 4 से 5 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, चलो 3 से ज्यादा और मैक्सिमम 6 तक, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल जाएंगे, जो आपके डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व हो जाएंगे, सीधा सीधा डिजिटल सम से सोल्व हो जाएंगे और यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाएंगे। क्यों मैं इनको पढ़ने को बोल रहा हूं? तो क्योंकि जब आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे ना, तो वो आपको क्वेश्चन इन मेथड से करके दिखाएंगे, और आपको ये मेथड नहीं आते तो वो क्वेश्चन आप समझ में नहीं आ पाओगे या उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। अब देखो ध्यान से, सीक्वेंस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स 2 पार्ट में आता है, एक आपका अर्थमेटिक आता है, एक एडवांस आता है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे अर्थमेटिक को पढ़ते हैं, तो ध्यान से बात समझ लेना। वो टॉपिक कवर करने के बाद में अब आप कहीं से भी पढ़ो, आप अर्थमेटिक से पढ़ो या एडवांस से पढ़ो, लेकिन अर्थमेटिक में मेरा जो मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप सबसे पहले रेशो पढ़ो। क्या पढ़ो? सबसे पहले रेशो पढ़ो, क्योंकि रेशो एक ऐसा टॉपिक है, रेशो ही परसेंटेज है, रेशो ही प्रॉफिट लॉस है, रेशो ही सीआईएसआई में यूज होगा, रेशो ही आपका टाइम एंड वर्क में यूज होगा, रेशो ही आपका एवरेज में यूज होगा, रेशो ही आपका पार्टनरशिप में यूज होगा, रेशो ही आपका मेंसुरेशन में भी यूज होता है, ज्योमेट्री में रेशो यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में रेशो यूज होता है। तो बताओ, इतने सारे टॉपिक्स में रेशो यूज होता है, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं रेशो आपका स्ट्रोंग हो गया ना, तो आप ये समझ लो कि आपके 20% जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गए। 20% अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपने परसेंटेज को पढ़ लिया, तो आप ये समझ लो अर्थमेटिक के और 20% और आपके बेसिक क्लियर हो गए, और आप मैथमेटिक्स का 40% हिस्सा जान चुके हैं आपने इन दोनों को पढ़ने के बाद। अब तो बस आपको ये जानना है प्रॉफिट लॉस क्या है, आपको ये जानना है सीआईएसआई की एप्लीकेशंस क्या है, आपको ये जानना है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस कैसे वर्क करता है, इन दोनों की हेल्प से ब्रेक करना है, पार्टनरशिप कैसे वर्क करती है, इन दोनों की हेल्प से ब्रेक करनी है वो। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको समझना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या करना, इसको पढ़ना। अब मैं बात करता हूं एडवांस मैथ की। तो एडवांस मैथ में आप नंबर सिस्टम से शुरू करना, उसके बाद में आप अलजेब्रा पढ़ना। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो रहे होंगे, अलजेब्रा के फॉर्मूले ज्योमेट्री में भी यूज हो रहे होंगे, अलजेब्रा के फॉर्मूले मेंसुरेशन में भी यूज हो रहे होंगे। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के बाद में मेंसुरेशन पढ़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में पढ़ सकते हो। ठीक है, एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको पढ़ना है, और आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है। आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है। तो आपको इस बात को समझना है कि
आप अगर इस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मैं ये बोलता हूं, मैं गारंटी बोलता हूं, आप 100% चीजों को सीख जाओगे। जिन बच्चों का डाउट है ना कि मैं मैथमेटिक्स नहीं सीख पा रहा हूं, तो आप एक बार खुद से पूछो, क्या इस सिस्टम के तहत आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है? एसएससी सीजीएल निकालना है तो सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम नहीं समझा तो भाई कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी चीजें अच्छी लग रही है, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सही लग रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी की सारी लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगी। एसएससी एग्जाम में होने वाले सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे और एसएससी एग्जाम में जो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम में, उन सब का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर सर्च करना अपना स्मार्ट विंग्स और उसमें प्लेलिस्ट में जाना। क्या जाना? प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में आपके लिए 3 प्लेलिस्ट मैंने बहुत जबरदस्त बना रखी है। वो 3 प्लेलिस्ट क्या है? पहली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जिसमें आपको एसएससी की आपके मैथ्स के सीजीएल वाले, एसएससी सीजीएल के मैथ्स के 500 प्लस क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज करा रखे हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आप देखोगे, दूसरी में एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें सीपीओ के जो 8 सेट हुए थे, उसमें जो 400 क्वेश्चन हुए थे, वो 400 के 400 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखे हैं। और मैंने आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करने, कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, वो वाली वीडियो भी बना रखी है, आप जाके देख लेना। इस बात को ध्यान से समझ लेना कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो सही रणनीति आपको आनी चाहिए, आपको सिस्टम को समझना आना चाहिए। अगर आप सिस्टम को नहीं समझ पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। और सिस्टम को समझना या समझाना बहुत आसान बात नहीं है। सिस्टम को वही इंसान आपको समझा सकता है जिसने उस सिस्टम के थ्रू जाके एग्जाम क्रैक किए हो। और मैंने वो सारी चीजें की है जो आप सोच रहे हो करने की, यानी कि मैंने खुद अपना सीपीओ में सिलेक्शन लिया, एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया, आपका एसएससी के एफसीआई के सिलेक्शन लिया, पहले एफसीआई कराती थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, और एनटीपीसी में भी सिलेक्शन लिया। तो आप ट्रस्ट रखो, आपको सारी चीजें परफेक्ट यहां मिलने वाली है। जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो।